Welcome dear students to our channel Pharmadose. Myself Poonam JS, Assistant Professor of Pharmacology. In this video lecture, we will discuss about the important MCQs for the HSSC Pharmacist exam and regarding DCO Pharmacist exam and GPET 2021 exam. हम डिस्कस करते हैं हमारे इम्पोर्टेंट MCQs को. हम अपने चैनल्स पर अब MCQs की सीरीज डाल रहे हैं HSSC फार्मासिस्ट एग्ज़ाम के लिए. फिर हम उसके बाद GPET 2021 के लिए MCQ सीरीज डालेंगे. तो हम अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो लेक्चर्स को. हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. एम्पाउल जनरली कंटेन, जो एम्पाउल्स होते हैं उसके अंदर क्या मतलब कौन से टाइप की पेरेंटल प्रोडक्ट होते हैं. सिंगल डोज, मल्टीपल डोज, 2 और 3 डोज एंड नन ऑफ द अबो. तो कौन से टाइप के हमारे पेरेंटल प्रोडक्ट होते हैं इसके अंदर, कौन से होते हैं. सिंगल डोज पेरेंटल प्रोडक्ट. जैसे आई सॉल्यूशंस होते हैं वो भी किस में आते हैं, हमारे एम्पाउल्स में आते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है ट्रांसफ्यूजन बॉटल्स आर मेड ऑफ. जो ट्रांसफ्यूजन बॉटल्स है वो किस चीज़ की बनी होती है. न्यूट्रल ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास, सोडा ग्लास एंड सल्फर्ड ग्लास. तो ट्रांसफ्यूजन बॉटल्स किसकी बनी होती है हमारी, बेसिकली वो बनी होती है बोरोसिलिकेट ग्लास की. नेक्स्ट है प्लास्टिसाइजर्स आर एडेड इन प्लास्टिक्स टू प्रोवाइड. प्लास्टिसाइजर्स को हम प्लास्टिक्स में डालते हैं किस लिए. फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए, हीट स्टेबिलिटी के लिए एंड नन ऑफ द अबो. तो इसका राइट आंसर क्या होगा, किस लिए हम करते हैं प्लास्टिसाइजर्स के अंदर प्लास्टिक्स को ऐड, फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करने के लिए. नेक्स्ट है मोहर स्केल इज रिलेटेड विद. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. मोहर स्केल किसके साथ रिलेटेड है. हार्डनेस ऑफ मटेरियल, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मटेरियल एंड स्टिकनेस ऑफ मटेरियल एंड बल्क डेंसिटी. तो हार्डनेस ऑफ मटेरियल को चेक करने के लिए मोहर स्केल का यूज करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्रीज इन पार्टिकल साइज इज एसोसिएटेड विद. पार्टिकल साइज के अंदर जो डिक्रीज है वो किसके साथ एसोसिएटेड है. इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल, डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल, नो इफेक्ट ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल एंड नन ऑफ द अबो. तो राइट आंसर है इंक्रीज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल. जितना ज़्यादा पार्टिकल साइज कम होगा उतनी ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ दीज मिल्स इज यूज फॉर साइज रिडक्शन ऑफ फाइबर्स मटेरियल. फाइबर्स मटेरियल की साइज रिडक्शन के लिए कौन से टाइप का मिल यूज होता है. रोलर मिल, हैमर मिल, कटर मिल एंड बॉल मिल. तो क्या है फाइबर्स मटेरियल के रिडक्शन के लिए कौन से टाइप का मिल यूज होगा. तो राइट आंसर होगा कटर मिल. नेक्स्ट है आउटपुट ऑफ साइज रिड्यूसिंग मशीन इज रिलेटेड टू. जो साइज रिड्यूसिंग मशीन है उसकी आउटपुट किस पे डिपेंड करेगी. बल्क डेंसिटी, रेशो ऑफ फीड साइज टू प्रोडक्ट साइज, टेम्परेचर एंड नन ऑफ द अबो. तो राइट आंसर इसका होगा हमारा बल्क डेंसिटी. नेक्स्ट है हैमर मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ. हैमर मिल है उसका प्रिंसिपल क्या है. कटिंग, इम्पैक्ट, एट्रिशन, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन. तो हैमर मिल का याद रखना ये क्या है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हमेशा इसमें से क्वेश्चंस आते हैं. तो हैमर मिल है उसका मेन जो है वो मैकेनिफिकेशन है किसकी तरह काम करता है, वो है इम्पैक्ट के ऊपर काम करता है. इसका जो मैकेनिज्म है वो है इम्पैक्ट. नेक्स्ट है रोलर मिल. रोलर मिल का क्या प्रिंसिपल है. देखो ऑप्शन है इसके अंदर इम्पैक्ट, कंप्रेशन, एट्रिशन एंड नन ऑफ द अबो. तो क्या है इम्पैक्ट का क्या है इसका हमारा रोलर मिल का कंप्रेशन. नेक्स्ट है ग्लास कंटेनर शुड कंपाइल विद द. ग्लास कंटेनर्स के लिए कौन सा टेस्ट होता है. लीकेज टेस्ट, हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस, मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड नन ऑफ द अबो. तो ग्लास कंटेनर किसके साथ कंपाइल होता है, हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस. नेक्स्ट है हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन ग्लास टू चेक. देखो फर्स्ट क्वेश्चन में भी क्या था, ग्लास कंटेनर, कौन सा टेस्ट था, हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस. नेक्स्ट क्या है हाइड्रोलाइटिक रेजिस्टेंस टेस्ट इज परफॉर्म्ड ऑन ग्लास, यहाँ से आंसर भी आ गया,
टू चेक, किस लिए परफॉर्म करते हैं? हाइड्रोलिटिक रेजिस्टेंस टेस्ट को ग्लास पे, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देखने के लिए, लिबरेशन ऑफ एल्कली के लिए, लॉस ऑफ ब्रिलियंसी के लिए, एंड नन ऑफ द अबो। तो किस लिए करते हैं हम इसको? उसकी लिबरेशन ऑफ एल्कली को टेस्ट करने के लिए। इन एरोसोल रेगुलेशन ऑफ डोज इज कंसर्न विद, एरोसोल के अंदर जो डोज की रेगुलेशन है वो कैसे कंसर्न करते हैं? प्रोपेलेंट, एक्टुएटर एंड मीटर्ड वॉल्यूम एंड डीप ट्यूब। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? मीटर्ड वैल्यू। नेक्स्ट है, इन एरोसोल डीप ट्यूब इज यूजुअली मेड अप ऑफ, डीप ट्यूब है जो वो किस चीज़ की बनी होती है एरोसोल्स के अंदर? देखो पॉलीमाइड्स, पॉलीप्रोपाइलिन, नियोप्रीन। तो किस चीज़ की बनी होती है हमारी? पॉलीप्रोपाइलिन की बनी होती है। विच वन ऑफ दीज इज नॉट अ मेंटल डिजीज, इनमें से मेंटल डिजीज कौन सी डिजीज नहीं है? ऑप्शन देखो, साइकोसिस, ये भी एक ब्रेन का डिसऑर्डर है, न्यूरोसिस, ये भी न्यूरॉन डैमेज होना, सीजोफ्रीनिया साइकोटिक डिजीज़ है, तो अरीदमिया ये किसकी डिजीज़ है? हार्ट की डिजीज़ है, तो ये अरीदमिया राइट आंसर होगा इसका कि अरीदमिया क्या है? वो ब्रेन की डिजीज़ नहीं है। नेक्स्ट है, वजाइनल स्पंज मीन्स ऑफ फैमिली प्लानिंग बिलोंग टू, जो वजाइनल स्पंज है जो फैमिली प्लानिंग के लिए यूज होता है वो कौन से टाइप का मेथड है? फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड, हार्मोनल मेथड एंड नन ऑफ द अबो। तो ये आता है फिजिकल मेथड के अंडर। नेक्स्ट है, ओरल पिल है माला डी, जो माला डी ओरल पिल्स हैं जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग्स है, तो ये इसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट्स होते हैं बेसिकली? ऑप्शन है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन एंड नन ऑफ द अबो। तो माला डी के अंदर बोथ होता है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन ड्रग, दोनों ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहेली, देखो माला डी भी क्या थी? ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग थी, एंड सहेली भी न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव ड्रग है। इसके अंदर पूछा गया है भाई इसके अंदर कौन से इंग्रेडिएंट है? सेंटोक्रोमोन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन एंड एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्ट्रॉन। तो इसके अंदर भी क्या होता है? एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दीज इज रॉड शेप्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये क्या है? बैक्टीरिया है। इनमें से कौन से टाइप का बैक्टीरिया है जो कि माइक्रो कैसा है? रॉड शेप का, कोकी, बेसिली, विब्रियो एंड स्पाइरोकेट्स। तो इसके अंदर कौन सा है? बेसिलाई जो हमारा होता है बेसिकली वो कैसा टाइप का होता है? रॉड शेप का है। नेक्स्ट है, स्पाइरोकेट्स इज स्पाइरल शेप, रॉड शेप, स्पेरिकल शेप एंड नन ऑफ द अबो। तो जो हमारे स्पाइरोकेट्स है कौन सी टाइप की होती है? इनकी शेप स्पाइरल शेप होती है इनकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाटर बोर्न डिजीज इज, मतलब जो बीमारी जो डिजीज वाटर की वजह से होगा उसका एग्जांपल है ट्यूबरक्लोसिस, देखो ये भी क्या है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का है। मिसाइल्स, ठीक है, इन्फ्लुएंजा एंड कोलेरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कोलेरा वाटर बोर्निंग डिजीज में। नेक्स्ट है, डस्ट बोर्न डिजीज इज, डस्ट बोर्न डिजीज कौन सी है? डायरिया, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस एंड अरीदमिया, ठीक है। इनमें से कौन सी डिजीज है कि जो डस्ट की वजह से होगी? देखो डस्ट की वजह से क्या होता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन होता है, तो हमारा ट्यूबरक्लोसिस क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक का एक इन्फेक्शन है। नेक्स्ट है, द डिजीज वूपिंग कफ इज कॉज्ड बाय, जो डिजीज है वूपिंग कफ वो किसकी वजह से होती है? कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया, बोर्डेटेला पर्टुसिस, साल्मोनेला टाइफी एंड नन ऑफ द अबो। तो राइट आंसर है इसका बोर्डेटेला पर्टुसिस, बोर्डेटेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डिप्थीरिया द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म अफेक्ट, डिप्थीरिया के केस में कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म है वो किसको अफेक्ट करेगा? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को, इंटेस्टाइन को, ब्रेन को एंड लंग्स को। तो जो डिप्थीरिया है वो हमारा क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की एक डिजीज है, तो ये किसको वो करेगा अफेक्ट? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को। नेक्स्ट है, प्रोटोजोअल डिजीज इज, प्रोटोजोअल डिजीज कौन सी है? देखो टेटनस, डिप्थीरिया, डायरिया एंड मलेरिया। तो प्रोटोजोअल जो डिजीज है वो कौन सी है हमारी? मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रोटोजोअल डिजीज इज, प्रोटोजोअल डिजीज कौन सी है? टेटनस, डिप्थीरिया, मलेरिया, डायरिया। तो क्या है? देखो ऑप्शन में जो मलेरिया है ये किसकी वजह से होता है?
मॉस्किटो एनाफ्लीज की वजह से होता है ना, एनाफ्लीज मॉस्किटो की वजह से, तो ये क्या है, एक प्रोटोजोल है एक टाइप का, ठीक है। और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, तो ये हमारा जो मलेरिया है ये राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म फॉर फिलियसिस इज, कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म क्या होगा हमारे फिलियसिस के लिए, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, प्लाज्मोडियम फैल्सीपैरम, साल्मोनेला टाइफी एंड क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। तो हमारा जो क्या है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी, ये क्या है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द कैरियर ऑफ रैबिज, रैबिज का कैरियर कौन है, डॉग, रैट, काउ, सीप। तो सबको पता है डॉग क्या करता है, रैबिज को कैरी करता है। द डिजीज दैट अफेक्ट द इम्यूनिटी सिस्टम इज, इनमें से कौन सी डिजीज है जो इम्यून सिस्टम को अफेक्ट करेगी, लेप्रोसी, एड्स, कैंसर, पोलियो, ठीक है। इसका भी इजी आंसर है एड्स, क्योंकि एड्स क्या है, HIV वायरस से होता है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, एंड ये क्या है, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ठीक है। नेक्स्ट है अलीसा टेस्ट इज यूज फॉर द डायग्नोसिस ऑफ, अलीसा टेस्ट किसकी डायग्नोसिस के लिए हम यूज करते हैं अलीसा टेस्ट को, टाइफाइड, रैबीज, ट्यूबरक्लोसिस, एड्स। तो एड्स की जो डायग्नोसिस है उसके लिए क्या यूज होता है, एलिसा टेस्ट यूज होता है। नेक्स्ट है मैजिक रेमेडीज इंक्लूड, जो मैजिक रेमेडीज है वो क्या क्या इंक्लूड करती है, तालिस्मैन्स, मंत्रा, कवच, ऑल ऑफ द ईज, जादू टोने हैं जो मैजिक रेमेडीज है, तो उसके अंदर क्या होती है, ये सारे आते हैं, ठीक है, जो भी तंत्र मंत्र विद्या ये सब है। द मैजिक रेमेडीज एक्ट वॉज पास इन द ईयर, देखो मैजिक रेमेडीज एक्ट कब पास हुआ था, हमने इन सब की जितने भी एक्ट है हमने ट्रिक के साथ पहले ये क्या करे हुए वीडियो लेक्चर्स में, अगर जिस किसी ने वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं सारे के सारे एक्ट को हमने ईयर वाइज ट्रिक के साथ करा हुआ, तो आप वो देख सकते हैं। देखो हमने पढ़ा था चौवन चौक में जाके क्या करना था, जादू करना था, तो 1954 मैजिक रेमेडीज। क्योर फॉर कैंसर इज एग्जाम्पल ऑफ फॉलोइंग एडवर्टाइजमेंट, देखो कैंसर का जो क्योर है वो क्या है, प्रोहिबिटेड है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट है कुछ जो कि प्रोहिबिटेड है, तो कैंसर का क्योर भी क्या है, प्रोहिबिटेड है। द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट केम इनटू फोर्स इन, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट हमने बोला था 1954 में आया था, तो वो जो एक्ट फोर्स में कब आया था, वो 1955 में आया था। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट ऑफ अ ड्रग क्लेमिंग टू क्योर डिजीज मेंशन्ड इन द शेड्यूल जे, ये बोल रहा है कि जो शेड्यूल जे है उसमें क्या होता है, वैसी डिजीज होती है जिसको ड्रग क्योर नहीं कर सकती, तो अगर कोई ड्रग की एडवर्टाइजमेंट देता है कि वो शेड्यूल जे की ड्रग को क्या कर सकता है, डिजीज़ को ट्रीट कर सकता है, तो ऐसी एडवर्टाइजमेंट क्या है, प्रोहिबिटेड है, वो बैन है, ऐसी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। नेक्स्ट है एडवर्टाइजमेंट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आर मींट फॉर, एक ड्रग की जो एडवर्टाइजमेंट है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की, वो किसके लिए क्या है, बनी है, फिजिशियन के लिए। हमने पढ़ा था कि ऐसी कोई भी ड्रग की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते पब्लिकली, वो सिर्फ फिजिशियन, डॉक्टर या गवर्नमेंट फार्मासिस्ट या मेडिकल ऑफिसर के लिए ही परमिटेड है। गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री इज सिचुएटेड एट, गवर्नमेंट जो ओपियम की फैक्ट्री है, ओपियम क्या होते हैं, इसके अंदर पेपावर सोमनीफर्म से मिलते हैं हमें ये मॉर्फिन, कोडेन वगैरह, ठीक है, पेपावर सोमनीफेरम, और जो मॉर्फिन, कोडेन वगैरह, हीरोइन, गांजा, मतलब जैसी ऐसी ड्रग है जो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग है, नशे करते हैं लोग, तो इनकी जो गवर्नमेंट की जो फैक्ट्री है वो कहाँ पे है, गाजीपुर के अंदर है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कोका, ओपियम एंड हम्प, ये सारे क्या है, कोका, ओपियम एंड हम्प कौन सी कैटेगरी में आते हैं, डेंजरस ड्रग एक्ट, पॉइजन एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड नन ऑफ द अबो। तो किस में आती है ये, डेंजरस ड्रग एक्ट में, क्योंकि देखो डेंजरस ड्रग एक्ट कब आया था, 1930 में, क्योंकि थरथराना, 30 को हमें याद किया था, थरथराना से डेंजर मतलब खतरा, खतरे को देखते ही हम डर जाते हैं, थरथरा जाते हैं, तो ये 1930 में आए थे। नेक्स्ट है द ओपियम विच हैज़ बीन मैनिपुलेटेड अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया स्टैंडर्ड इज, ऐसी ओपियम जिसको मैनिपुलेट किया गया है फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग, उसको क्या बोलेंगे हम, प्रिपेयर्ड ओपियम, मेडिसिनल ओपियम, मॉर्फिन एंड सॉल्ट एंड पॉपी कैप्सूल, तो मेडिसिनल ओपियम, ठीक है, जो फार्माकोपियल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग है। लिस्ट ऑफ ड्रग विच कैन बी मार्केटेड अंडर जेनरिक नेम,
ऐसी ड्रग्स है जिसको जेनरिक नेम के अंडर हम मार्केट कर सकते हो, कौन से शेड्यूल में आएंगी, तो वो आएंगी हमारी शेड्यूल W के अंदर, क्योंकि X में आते हैं साइकोट्रोपिक ड्रग्स, ठीक है, नार्कोटिक ड्रग्स, S होते हैं स्टैंडर्ड होता है कॉस्मेटिक के लिए, ठीक है, और जो R होता है ये मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स के लिए। नेक्स्ट है स्प्यूरियस ड्रग्स मीन्स, स्पीरियस ड्रग्स का क्या मतलब है, इमिटेशन, सब्सटीट्यूट, रिजेंबल ड्रग्स एंड ऑल ऑफ द अबो, तो ऑल ऑफ द अबो। लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स दैट इज नॉट क्योर्ड बाय ड्रग इज गिवन इन शेड्यूल। हमें भी पता था, हमने भी पढ़ा है कि ऐसी ड्रग्स है जो को ऐसी डिजीज है जिसको एक ड्रग क्योर नहीं कर सकती, तो वो शेड्यूल J के अंदर आती है। और G के अंदर कौन सी आती है, ऐसी ड्रग जो मेडिकल सुपरविजन के अंदर हमने लेनी है, मेडिकल सुपरविजन। शेड्यूल C के अंदर कौन सी आती है, हमारी स्पेशल प्रोविजन वाली ड्रग मेडिकल, ठीक है, जिसमें एंटी सीरम होगी, सीरा होगी, वैक्सीन होगी, ये सब, ठीक है। द मैक्सिमम पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजमेंट फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ स्पीरियस ड्रग्स विच इज़ लाइकली टू कॉज डेथ, मतलब ऐसी ड्रग की मैन्युफैक्चर करना, स्पीरियस ड्रग की जो कि डेथ कॉज करती है, तो उसके लिए कितना फाइन होगा या पनिशमेंट होगी, 10 ईयर, लाइफ टाइम। थर्ड ऑप्शन में सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पे 5 ईयर्स है और 3 ईयर्स, तो इसका राइट आंसर होगा 5 ईयर्स। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल G ड्रग इज, शेड्यूल G ड्रग का एग्जाम्पल क्या होगा, कौन सी ड्रग शेड्यूल G में मैंने बताया था कि शेड्यूल G में ऐसी ड्रग आती है जो मेडिकल सुपरविजन के अंडर दी जाती है, टेट्रासाइक्लिन, ग्लिबनक्लामाइड, आइबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल। तो ग्लिबनक्लामाइड वो है शेड्यूल G का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल ऑफ शेड्यूल X ड्रग के अंदर कौन सी ड्रग आती थी, नार्कोटिक या साइकोट्रोपिक एजेंट आते हैं, हैबिट फॉर्मिंग एजेंट है, देखो सिप्रोफ्लैक्सासिन, अमैटिन, क्यूनिन एंड नाइट्राजेपाम, तो नाइट्राजेपाम इसके अंदर आ गई शेड्यूल X में। ड्रग सैंपल फ्रॉम मैजिस्ट्रेट्स आर सेंट फॉर एनालिसिस टू, जो ड्रग सैंपल्स हो गए मैजिस्ट्रेट से वो किसको भेजे जाते हैं एनालिसिस के लिए, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, सेंट्रल स्टेट ड्रग कंट्रोल लैबोरेटरी, सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी एंड नन ऑफ द अबो, तो जो स्टेट ड्रग कंट्रोल लैबोरेटरी उसको सैंपल भेजा जाता है। नेक्स्ट है कॉन्डम्स आर टेस्टेड एट, जो कॉन्डम्स है उनकी टेस्टिंग कहाँ होती है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट में, इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडियन फार्माकोपिया लैबोरेटरी, सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी। तो कहाँ पे होती है इसकी जो कॉन्डम्स की टेस्टिंग है, वो होती है हमारी इंडियन फार्माकोपियल लैबोरेटरी के अंदर। नेक्स्ट है ए लिस्ट ऑफ एलोपैथिक पॉइजन्स आर गिवन इन शेड्यूल, देखो जो शेड्यूल E होता है उसके अंदर कहता है लिस्ट होता है पॉइजनस सब्सटेंसेस के अंडर आयुर्वेदिक एंड सीधा सिस्टम, तो हमारी E शेड्यूल के अंदर कौन सी होगी, पॉइजन्स की लिस्ट। सेंट्रल रजिस्टर फॉर फार्मासिस्ट इज कंपाइल्ड, जो सेंट्रल रजिस्टर होता है फार्मासिस्ट का उसको कौन कंपाइल करता है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, हेल्थ मिनिस्टर एंड नन ऑफ द अबो। तो जो PCI है वो क्या करता है, सेंट्रल रजिस्टर फार्मासिस्ट का वो मेंटेन करता है। नंबर ऑफ आवर्स ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट इज not less than 750 hours, not less than 500 hours, not less than 250 hours and not less than 300 hours, तो not less than 500 hours। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंस्टीट्यूशन रनिंग फार्मेसी कोर्स इज अप्रूव्ड बाय स्टेट फार्मेसी काउंसिल, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया PCI के अप्रूवल के बाद ही एक इंस्टीट्यूशन क्या हो सकता है, अप्रूव हो सकता है। मिनिमम एज प्रिस्क्राइब फॉर रजिस्ट्रेशन एज फार्मासिस्ट, ठीक है, फार्मासिस्ट के रजिस्ट्रेशन के लिए मिनिमम एज कितनी है, 21 ईयर, 16 ईयर, 18 ईयर एंड 17 ईयर। तो 18 ईयर क्या है, मिनिमम एज है, ठीक है। ये थे हमारे इम्पोर्टेंट HSSC फार्मासिस्ट के लिए MCQs। होप सो आपको लेक्चर पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपको अगर कोई भी क्यूरीज है या इसकी PDF चाहिए, कोई भी नोट्स चाहिए कोई भी, तो आप मेरे को कुक्कू जेस्ट के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे भी लिंक कर सकते हैं। और टेलीग्राम का हमने चैनल बनाया है, टेलीग्राम फार्माडोज GPAT के नाम से, तो आप वहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, फार्माडोज मतलब फार्माडोज के नाम से है, और साथ में उसके साथ क्या है, फार्माडोज GPAT के नाम से है। तो आप फार्माडोज GPAT पे जाके वहाँ पे भी हमें लिंक कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।